नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास खूंखार पार्ट 6। जगमोहन, जोधा सिंह चीखा, इसके लपेटे कम करो फौरन। जगमोहन अजगर के शरीर को किसी रस्ते की भांति घुमाने लगा। शरीर बहुत भारी था और रस्ते की भांति घुमाने में उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। तभी थापर और ज्वाला सहायता के लिए आगे बढ़े। तीनों ने मिलकर अजगर के शरीर को रस्ते की भांति घुमाना शुरू किया। जोधा सिंह ने अजगर का अगला हिस्सा तेजी से कसे रखा। देवराज चौहान के गिर्द लिपटे अजगर के शरीर के लपेटे खुलते चले गए। कुछ ही पलों में वह आजाद था। उन्होंने झुला झुला कर अजगर के शरीर को एक तरफ उछाल दिया। देवराज, जगमोहन भागकर उसके पास पहुंचा। तुम ठीक तो हो? ठीक हो ना तुम? हाँ। देवराज चौहान की आंखें बंद थी, सांसें उखड़ी हुई थी। ठीक हूँ, चक्कर से आ रहे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक हो जाएगा, कुछ देर में यह है, जोधा सिंह विश्वास भरे स्वर में बोला। जगमोहन ने सामान में से पानी की बोतल निकाली और उसे पानी पिलाया। जोधा सिंह ने ज्वाला और थापर को देखा। उन बेहोश सांपों और नागों को मारना है, परंतु उनमें कोई कम बेहोशी में भी हो सकता है। देवराज चौहान के हाथों में पड़े दस्ताने उतारकर एक आगे जाए और वहां से सांपों और नागों को पकड़कर इधर फेंकता रहे। हम उन्हें काटते रहेंगे। इस प्रकार कोई हमें डस नहीं सकेगा। ज्वाला तुरंत आगे बढ़ा। उसने जिप खोलकर देवराज चौहान के हाथों में पड़े दस्ताने उतारकर खुद पहने और आगे बढ़कर रास्ते में पड़े सांपों के बीच जा खड़ा हुआ। देवराज चौहान सरक कर दीवार के साथ सटकर जा बैठा था। उसने सिगरेट सुलगा ली थी। अपने बदन में वह कमजोरी महसूस कर रहा था। बदन को टूटता सा महसूस कर रहा था। अजगर ने भरपूर कोशिश की थी उसके शरीर को पीस देने की, परंतु उसने अजगर को कामयाब नहीं होने दिया था। सारे सांप और नाग उस छोटे से कमरे में पड़े थे। जोधा सिंह, थापर और जगमोहन के हाथों में खून से सने खंजर थे। ज्वाला रास्ते में पड़े बेहोश सांपों और नागों को कमरे में फेंकता और वे उसे फौरन काट देते। सब नागों और सांपों को उन्होंने काट डाला था। कमरे में जैसे खून की छोटी सी नदी दिखती महसूस हो रही थी। जो सांप या नाग अर्ध बेहोशी में था, उसे ज्वाला फेंकने की अपेक्षा खुद ही खंजर से काट देता। हाथों में पहने लंबे दस्ताने बहुत फायदेमंद सिद्ध हो रहे थे। दो तीन नागों ने बेहोशी में ही उसे डसा, परंतु दस्ताने आड़े आ गए थे। वह वास्तव में किसी खास ही लेदर के थे, जिन्हें काटकर अजगर का जहर नहीं पहुंच सका, फिर नागों के डसने से कैसे पहुंचेगा। आधे घंटे में ही वह सब इन कामों से फारिग हो गए थे। देवराज चौहान भी अब बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। जोधा सिंह ने अपना खंजर साफ करके उसे वापस रखा और देवराज चौहान के करीब पहुंचा। फिर बैठते हुए बोला, तुम कदम कदम पर अपनी बहादुरी को साबित कर रहे हो। देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराया। अजगर के सामने जाने का कोई साहस नहीं कर सकता, परंतु तुमने उसे कितनी आसानी से काट दिया। शायद यह काम मैं भी इतनी खूबसूरती के साथ न कर पाता। समझो कि मुझसे भी इत्तेफाक से हो गया। तुम अजगर के सामने क्यों गए, जबकि मैं जाने को तैयार था? जोधा सिंह ने पूछा। नहीं समझोगे इस बात को? तुम समझाओ तो सही। देवराज चौहान ने निगाहें उठाकर जोधा सिंह को देखा। तुमने खुमान सिंह की दौलत में से हिस्सा नहीं लेना। नहीं, मेरे पास बहुत दौलत है और तुम हमारे साथ महज हमारी सहायता की खातिर हो, ठीक? हाँ। तो फिर मैं इतना मतलब परस्त कैसे बन जाऊं कि तुम्हें मौत के मुंह में झोंक दूं? लेकिन मुझे अजगर से निपटना आता है। आता होगा। अगर मैं मर जाता तो मेरी बात निपट लेते अजगर से। मेरे होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरे काम अवश्य करते हो, लेकिन उसूल के साथ। अच्छा इंसान तुम्हारे भीतर है अभी। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी जगमोहन उनके पास पहुंचा। तुम चलने के काबिल हो? जगमोहन ने पूछा। क्यों, मुझे क्या हुआ है? देवराज चौहान मुस्कुरा दिया। इसलिए पूछा कि तुम कुछ देर आराम करने के मूड में न हो। मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। कटे हुए सांपों के बीच मुझसे बैठा नहीं जाएगा। आगे किसी अच्छी जगह बैठकर कुछ खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ तो सांपों की बदबू ने नाक में दम कर रखा है। ठीक है, चलो।
देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। बहुत खूब, बहुत ही खूब। खुमान सिंह ताली बजाकर ठठाकर हंस पड़ा। क्या जीदारी है, मानना पड़ेगा। यह देवराज चौहान तो वास्तव में करिश्मा है, जोधा सिंह से भी ज्यादा खतरनाक है। जोधा सिंह ने ठीक ही तारीफ की थी इस देवराज चौहान की। बहुत खतरनाक इंसान है यह। अब आएगा मजा। कोई हंगामा खेज बात नहीं हुई थी मुद्दत से मंगोलिया में। मैं भी बोर हो रहा था। अब ठीक है, ठीक रहेगा अब मजा। शाबाश लोटन सिंह, इस बार तुम किसी मर्द को तलाश करके लाए हो हमारा दिल बहलाने के लिए। पास खड़े लोटन सिंह के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। मैं इस तारीफ के काबिल कहाँ? लोटन सिंह ने सिर हिलाकर कहा। तुम हो तुम। मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बहुत इनाम दूंगा। देखो तो कितना मजा आ रहा है। लोहे के गोलों से भी बच गए, गैलरी में सीलों से भी बच गए, और तो और सांपों, नागों और अजगर से भी बच गए, जिनसे कोई भी नहीं बच सकता था। याद है हमें, एक बार जोधा सिंह से जिक्र किया था सांपों का, तभी तो वह उन्हें बेहोश करने वाली दवा साथ ले आया। नहीं तो देखते इनमें से किसी ने भी नहीं बचना था। और वह पट्ठा देवराज चौहान तो अजगर से टकरा बैठा। साले ने कैसे अजगर के 2 टुकड़े किए, ऐसा काम तो जोधा सिंह भी नहीं कर सकता था। हद कर दी इस देवराज चौहान ने तो। कहाँ से लाए थे तुम इसे? दिल्ली से। फुटपाथ पर खड़ा मिला था यह? खुमान सिंह की आवाज में तीखापन आ गया। नहीं, लोटन सिंह जल्दी से बोला। मेरा एक रिश्तेदार है सोहन लाल, उसकी मार्फत देवराज चौहान से मुलाकात हुई। सोहन लाल का कहना था कि किसी भी मामले में इस पर आंखें मूंदकर विश्वास किया जा सकता है। सोहन लाल कभी भी मुझसे गलत नहीं कह सकता है। ठीक ही तो कहा था उसने। खुमान सिंह और लोटन सिंह की निगाहें पुनः सामने नजर आ रहे छोटे से टीवी पर जा टिकी थी, जिसमें देवराज चौहान एंड पार्टी स्पष्ट हरकत करती दिखाई दे रही थी। वह सांपों वाले रास्ते को पार करके अब आगे बढ़ गए थे। सबके चेहरे पर थकान थी। आगे छोटे से कमरे में मुनासिब जगह पर जा बैठे थे। वह रास्ता गैलरी और कमरों की शक्ल में था। कभी गैलरी आ जाती थी तो कभी छोटा सा कमरा। लोटन सिंह, जब से हमने इन सारे रास्ते पर टीवी सर्किट लगाया था, तब से हम किसी ऐसे तमाशे के इंतजार में थे जिससे हमारा दिल बहल सके। पिछली बार तुम थापर को लाए, परंतु वह बेकार ही साबित हुआ। हमारी दौलत तक नहीं बढ़ सका था। लेकिन इस बार तुम ठीक आदमी को लाए। देखो तो वह हमारी दौलत की तरफ भी बढ़ रहा है और हम मजे ले लेकर उसे देख भी रहे हैं। परंतु क्या परंतु? जोधा सिंह का इन लोगों के साथ होना हमें पसंद नहीं आ रहा। जोधा सिंह इन लोगों की काफी सहायता कर रहा है। इससे हमारे खेल में कमी आ रही है लोटन सिंह। बात तो सही है, जोधा सिंह उनके रास्ते आसान कर रहा है। खैर, कोई बात नहीं, जोधा सिंह भी कहाँ तक इनकी सहायता करेगा। खुमान सिंह ठठाकर हंस पड़ा। इन लोगों ने हमसे दुश्मनी ली और हमने इन पर एक भी वार नहीं किया। बेवकूफ लोग तब भी नहीं समझे कि खुमान सिंह किसी बड़े फेर में है, इसलिए उसने किसी को नहीं मारा। क्योंकि मैं तो मजे ले लेकर मारना चाहता हूँ सबको। दुश्मन भी खत्म हो जाए और मजे भी मिल जाए। क्यों लोटन सिंह? आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत जल्दी मरेंगे ये सब। दोनों की निगाहें छोटे से टीवी पर थी, जिसमें वे सब नजर आ रहे थे। अब वे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। अब आगे कौन सा खतरा आएगा? लोटन सिंह ने पूछा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर बता दिया तो देखने का मजा ही खत्म हो जाएगा। देखते जाओ लोटन, और मुझे भी देखना है कब तक बचाते हैं ये सब खुद को। खास तौर से देवराज चौहान की जान कैसे जाती है। बहुत मजा आएगा आगे आगे। खुमान सिंह की दौलत पाना चाहते हैं? वाह, हा 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 हा। खुमान सिंह का लंबा ठहाका रुका तो लोटन सिंह ने पूछा, मान लिया कि अगर ये इन सब वारों से बच गए तो? बच गए? कैसे बच सकते हैं? जैसे अब बच रहे हैं। नहीं, हर बार तो बचा नहीं जा सकता। खुमान सिंह ने गर्दन हिलाई। बचा जा सकता है, किस्मत साथ दे जाए तो क्या नहीं हो सकेगा। खुमान सिंह ने अपनी निगाहें उठाकर लोटन सिंह को देखा। यह तू कह रहा है लोटन सिंह? हाँ, किस्मत से मुकाबला नहीं किया जा सकता। यह बच भी सकते हैं आने वाले खतरों से। सारे नहीं तो इनमें से कुछ बच सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। लोटन सिंह का स्वर गंभीर था।
खुमान सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि अगर ये बच गए तो तब क्या होगा। खुमान सिंह का स्याह चेहरा कुरूप हो उठा, आंखों में खूनी चमक उभर आई। इसका भी इंतजाम है मेरे पास। क्या? इन सब की मेरे हाथों मौत। एक एक को गोलियों से भून कर रख दूंगा। मैंने ऐसी गनें फिट करा रखी हैं कि खास जगह पहुंचने पर मेरे बटन दबाते ही सब खत्म हो जाएंगे। इनके शरीरों में इतनी गोलियां घुस जाएंगी कि कभी भी सारी की सारी गोलियां निकल नहीं सकेंगी। समझे लोटन? खुमान सिंह का स्वर खूंखारता से भरा था। समझ गया। मुझे भी ऐसा ही यकीन था कि आपने अवश्य ऐसा कोई इंतजाम कर रखा होगा। लोटन सिंह के होठों पर गहरी मुस्कान बिखर गई थी। खुमान सिंह की निगाह टीवी पर और चेहरे पर वहशी भाव मौजूद थे। वह इस तरह टीवी में नजर आ रहे सबको देख रहा था जैसे घायल शेर अपने शिकार को देखता है। अभी कितना रास्ता बाकी है? 1 किलोमीटर तय कर चुके हैं। एक से जरा सा ज्यादा। मतलब है कि आधे से कुछ अधिक रास्ता बाकी है। हाँ, मौत का रास्ता। सबकी मौत का रास्ता। हा हा हा। सबने खाना खाकर बर्तन समेटे, पानी के बड़े कैन को मजबूती से बंद किया। चाय पिए? थापर ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। अभी नहीं, कुछ आगे जाकर। एक जगह रुके रहना ठीक नहीं। सब उठ खड़े हुए, सामान को कंधों पर लादा और आगे बढ़ गए। देवराज चौहान उन सब से 8-10 कदम आगे था। आगे गैलरी थी, 3 फीट लंबी। उन सब ने गैलरी पार की और छोटे से खुले कमरे में जा पहुंचे। यहाँ हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है सांस लेने के लिए? जगमोहन ने पूछा। यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु ऑक्सीजन का कोई रास्ता अवश्य है। जिसने यह रास्ता बनाया है उसने सारा इंतजाम सोच समझकर किया होगा, तभी तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही। अभी जाने कैसे कैसे खतरों से हमारा सामना होगा। जोधा सिंह बोला। खतरों के प्रति अगर हम वक्त पर संभल जाएं तो उनका मुकाबला भी कर सकते हैं। अगर हमें खतरों से संभलने का मौका ही न मिला तो फिर कुछ भी कह पाना संभव नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ उठाया गया हर कदम मौत के दरवाजे पर दस्तक देता है। जाने कब कहां से आकर मौत गले से लिपट जाए। जवाहर सिंह ने बहुत पक्का इंतजाम कर रखा है। कोई और होता तो अब तक खत्म हो चुका होता। कुछ तो किस्मत ने हमारा साथ दिया और कुछ जोधा सिंह को इस रास्ते के हालात पहले से मालूम थे। इसलिए हम मौत का मुकाबला करते आ रहे हैं, बचते आ रहे हैं। आने वाले वक्त की कोई गारंटी नहीं कि हम बच पाते हैं कि नहीं। आगे हमारी मौत के जाने कैसे इंतजाम होंगे। बात तो सही है। ज्वाला ने गहरी सांस ली। इंसानों का मुकाबला तो हम कर सकते हैं, परंतु अचानक उठी मौत रूपी विपदा से टक्कर लेना संभव नहीं। खास तौर से जो विपदा सोच समझकर मौत के इंतजाम के साथ हमारे रास्ते में डाली गई हो। यही हाल रहा तो ज्यादा देर नहीं बचा जा सकता। इस बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तब तक वे 3 गैलरियां और 3 छोटे कमरों को पार कर चुके थे। ज्ञानी राम सामान का बड़ा सा थैला कंधे पर लादे हुए देवराज चौहान के समीप आया और बोला। इतने तगड़े इंतजाम हैं तो खुमान सिंह की दौलत भी तगड़ी होगी। सब सावधानी और तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। हाँ, देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। अरबों में है खुमान सिंह के पास दौलत। तौबा, इतना माल है खुमान सिंह के पास, साला कालिया। ज्ञानी राम बड़बड़ा उठा। तू दौलत के बारे में क्यों पूछ रहा है ज्ञानी राम? ज्वाला का स्वर सख्त था। यूं ही इन इंतजामों को देखकर मन में उत्सुकता भराई थी। अपने मन को शांत रखो। ज्वाला का स्वर सख्त ही था। जी। ज्ञानी राम सिर हिलाकर खामोश हो गया। देवराज चौहान गैलरी से निकला। ज्ञानी राम उसके साथ था। पहले जैसी गति से वे आगे बढ़ते रहे। काफी देर से कोई खतरा सामने नहीं आया था। वे कुछ हद तक निश्चिंत थे, परंतु कमरे के ठीक बीचों बीच पहुंचते ही कमरे में अजीब सी आवाज हुई। देवराज चौहान चौंका। तभी दीवारों में बड़े बड़े सुराख नजर आए। उसमें से लंबी लंबी तलवारें निकली और तीव्र गति से उनकी तरफ बढ़ी। देवराज चौहान के साथ चल रहे ज्ञानीराम के जिस्म में तलवार जा धंसी। उसके होठों से चीख निकली। सामान का थैला नीचे गिर गया। वह तड़पता हुआ नीचे जा गिरा। तलवार उसके जिस्म से निकल गई थी। नीचे गिरा वह तड़पे जा रहा था।
देवराज चौहान अपनी जगह स्थिर खड़ा था। वह ठीक कमरे के बीचों बीच था और दीवार में से हर तरफ से निकलने वाली तलवारें कमरे के मध्य से 1.5 फीट पीछे रह गई थी। नीचे गिर चुके ज्ञानी राम का शरीर अब शांत हो चुका था। वहां मौत का सन्नाटा छा चुका था। अन्य सब सुरक्षित रह गए थे, क्योंकि जब तलवारें दीवारों से निकली तो वह गैलरी के मुहाने पर थे और कमरे में कदम रख रहे थे कि फौरन ठिठक गए थे। देवराज चौहान के 10 कदम आगे चलने के कारण सबकी जान बच गई थी, नहीं तो किसी ने भी शायद नहीं बचना था। देवराज चौहान ने आसपास निगाहें दौड़ाई। लंबी लंबी तलवारें उससे सिर्फ 1.5 फीट की दूरी पर थी। अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया होता तो उसकी हालत ज्ञानी राम की तरह ही होनी थी। बुरी किस्मत थी ज्ञानी राम की, जो खुमान सिंह की दौलत की जानकारी हासिल करने की खातिर उसके साथ साथ चलने लग पड़ा था। दौलत की उत्सुकता ने उसकी जान ले ली थी। तभी देवराज चौहान की निगाहें ज्ञानी राम पर पड़ी तो जोरों से चौंका। ज्ञानी राम का शरीर नीला पड़ता जा रहा था। जाहिर था कि तलवारों की नोकों पर घातक जहर था। उनका छू जाना भी मौत के मुंह में चले जाने के बराबर था। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली। देवराज चौहान। तभी ज्वाला का स्वर उसके कानों में पड़ा। सावधानी से, तलवारों की नोकों पर जहर है। मामूली सी खरोच भी तुम्हारी जान ले सकती है। ज्ञानी राम का शरीर नीला पड़ चुका है। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर जरा सी गर्दन नीचे करके देखा। तलवारें फर्श से 2-2 फीट ऊंची थी और उनकी मुठ अभी तक दीवारों में कहीं धसी हुई थी। अब देवराज चौहान के लिए एक ही रास्ता था, नीचे झुककर जमीन पर लेटकर सरकता हुआ आगे निकला जाए। वह धीरे धीरे टांगे मोड़ते हुए नीचे झुकने लगा। ध्यान से, जगमोहन चीखा। तलवारों की नोक भी तुम्हारे शरीर से लग गई तो उन पर लगे जहर से तुम मर जाओगे। अपना बैलेंस सीधा रखना, बिगड़ने ना पाए। देवराज चौहान पहले से ही इन सब बातों के प्रति सावधान था। वह जानता था कि वह इस समय जिंदगी और मौत के तराजू में झूल रहा है। पलड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। अतः मेहनत के बाद धीरे धीरे वह नीचे जा बैठा था। फिर आहिस्ता से लेटता चला गया। तलवारें सिर से ऊपर रह गई थी। जब तक वह नीचे लेटा था, सबकी सांसें गले में फंसी रही थी। फिर धीरे धीरे सरकते हुए देवराज चौहान तलवारों को पार करके आगे वाली गैलरी के कोने पर जाकर खड़ा हो गया था। उसे खतरों से पार होते देख सबने चैन की सांस ली। उसके बाद वे सारे सामान को साथ घसीटते हुए फर्श से होकर देवराज चौहान के पास जा पहुंचे। एक बहुत बड़े खतरे से ये आसानी से बाहर आ गए थे, परंतु ज्ञानी राम को जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद बिना रुके वे सब पुनः आगे बढ़ गए। उल्लू का पट्टा जवाहर सिंह। जगमोहन दांत भींचकर बुदबुदा उठा। क्यों? उसके साथ चलता था पर मुस्कुराया। साले ने इतने खतरनाक इंतजाम कर रखे हैं। वह तो करेगा ही। था पर पहले की भांति हंसा। हम लोग उसकी दौलत को हथियारे जा रहे हैं तो वह कुछ तो इंतजाम करेगा ही अपने हक में। अपने बचाव का रास्ता तो निकालेगा ही। जगमोहन बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। उधर ज्वाला मन ही मन क्रोध से फफक रहा था। उसके 3 बेहतरीन आदमी जान से जा चुके थे। इन आदमियों पर उसे नाज था और ये कितनी आसानी से अपनी जान गंवा बैठे थे। बहुत बुरा हुआ धर्मराज, ज्वाला ने होठों को चबाकर कहा। क्या? हमारे 3 आदमी खामखा गए। 3 में ही अगर जान छूट जाए तो समझो सस्ते में छूटे। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि अभी आने वाले वक्त में जाने कौन कौन मरे। ठीक कहते हो तुम, यहाँ हालात ही ऐसे हैं। ज्वाला ने सहमति में सिर हिलाया। जोधा सिंह ने घड़ी में समय देखा। 7 बज रहे थे। जाहिर था कि सुबह के 7 बजे होंगे। यहाँ पर तो दिन रात एक बराबर थी। जोधा सिंह ने चाय की इच्छा जाहिर की तो सब तैयार हो गए। किसी ठीक जगह रुककर जागेश कुमार चाय बनाने में व्यस्त हो गया। कईयों ने सिगरेट सुलगा ली। खुमान सिंह के होठों से खूनी भेड़िए किसी गुर्राहट निकली। लोटन सिंह ने टीवी से निगाहें हटाकर चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? खुमान सिंह का चेहरा इस समय बेहद भयानक लग रहा था। दांत भीजे होने के कारण जबड़ों में कसाव आ गया था। आंखें लाल हो रही थी। वह अत्यधिक क्रोध में था। हरामजादे जहरीली तलवारों से भी बच निकले। खुमान सिंह ने मुट्ठियां भींची। तो क्या फर्क पड़ता है? लोटन सिंह ने जल्दी से कहा।
आखिर कब तक बचेंगे? इस बार नहीं तो अगली बार सही। मौत तो इनकी किस्मत बन चुकी है। वह तो सही है, खुमान सिंह भिजे दांतों से बोला, लेकिन किस्मत से ये हर खतरनाक वार से बचते चले आ रहे हैं और आगे इन्हें मौत में बदलने के लिए खास कुछ नहीं बचा। लोटन सिंह, कुछ नहीं बचा? लोटन सिंह चौंका। कुछ नहीं का मतलब खास कुछ नहीं, सिर्फ 2 वार ही रह गए हैं। उनमें भी वह कितने मर जाएंगे? लोटन सिंह कुछ कह न सका। लगता है अब मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुमान सिंह ने कहा। अपना तरीका? हाँ, खास जगह मैंने गने लगा रखी हैं। मेरे बटन दबाते ही जो भी वहां होगा भुना जाएगा। ओह, फिर तो कोई नहीं बचेगा इनमें से। एक भी नहीं, सबको भून डालूंगा मैं। इस इंतजाम के बारे में जोधा सिंह को मालूम है? एकाएक लोटन सिंह ने पूछा। नहीं, यह इंतजाम तो मैंने 5 साल पहले कराया था, खुमान सिंह ने वहशी स्वर में कहा। जोधा सिंह को इसकी हवा भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इनके लिए आगे कौन से घातक खतरे आएंगे? लोटन सिंह ने खुमान सिंह को देखा। देखते जाओ, बताने में मजा नहीं आएगा। सामने देखो, वे सब इस समय मौत के दरवाजे पर हैं, खुमान सिंह ने कहा और खूनी चमक से भरी निगाह टीवी पर टिका दी। लोटन सिंह की निगाह भी टीवी की तरफ घूमती चली गई। जागेश कुमार चाय के बर्तन और सामान समेट कर वापस बड़ी थैलानुमा बैग में डाल चुका था। चाय पीकर और आराम करके सब खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहे थे। इसी रफ्तार से चलते रहे तो घंटे भर में हम खुमान सिंह की दौलत तक पहुंच जाएंगे, जगमोहन बोला। बशर्ते हम पर मौत से भरा खतरा ना आए, जोधा सिंह ने कहा। जो कि आएगा। देवराज चौहान ने दोनों पर निगाह मारी। और हम आने वाले खतरों को पार कर गए तो तब हम दौलत तक पहुंच जाएंगे, ज्वाला चीखा। लेकिन ये खतरे आखिर कब तक आते रहेंगे? धर्मराज बोला। कहीं तो इनका अंत होगा। अवश्य होगा, कहीं हमारे अंत के साथ इन खतरों का अंत ना हो, थापर ने धर्मराज को देखकर कहा। यह बात मेरी समझ से बाहर है कि हम इतने सारे लोग खुमान सिंह की दौलत की तरफ बढ़ रहे हैं और खुमान सिंह को इसकी खबर भी ना हो। तुम्हारा मतलब है कि वह जानता होगा कि हम? जोधा सिंह ने शब्द अधूरे छोड़ दिए। मतलब तो नहीं, परंतु ख्याल है मेरा। खुमान सिंह को अगर हमारी हरकतों के बारे में नहीं मालूम तो यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है, थापर ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। अब यह बात तो जोधा सिंह ही बता सकता है कि खुमान सिंह कितना मूर्ख है। खुमान सिंह बहुत ही काइया इंसान है, मूर्खता की तो उससे आशा ही नहीं की जा सकती, जोधा सिंह ने कहा। फिर सोच भरे स्वर में कह उठा। अगर ऐसा है तो उसने उस समय हमें क्यों नहीं रोका, जब हम बुर्जी वाले कमरे में रास्ता बनाकर भीतर प्रवेश करने जा रहे थे? नहीं रोकना था तब उसे, देवराज चौहान ने होंठ खोले, क्योंकि उसे मालूम था भीतर प्रवेश करने के बाद हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। लेकिन हम जिंदा बचते आ रहे हैं और वैसे भी ये सब बातें महज हमारा ख्याल है। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसे हमारी हरकतों की जरा भी भनक ना हो। कोई कुछ नहीं बोला। मेरा ख्याल है कि खुमान सिंह को नहीं मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ज्वाला ने कहा। दावे के साथ कहते हो? जगमोहन ने उसको देखा। नहीं, दावा मैं किसी बात का नहीं करता, ज्वाला ने स्पष्ट कहा। फिर भी खुमान सिंह इतनी गहरी नींद सोने वाला नहीं है कि अपनी दौलत की तरफ से आंखें बंद करके रखे। वह एक चौकस रहने वाला इंसान है, जोधा सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। बहरहाल हमें उसके प्रति भी सतर्क रहना होगा, देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाकर कहा। इन हालात में हम खुमान सिंह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं। सबने अपना अपना सामान उठाया और उस छोटे से कमरे से निकलकर गैलरी की तरफ बढ़ गए। 40 फीट गैलरी को पार करके वह एक छोटे से कमरे में पहुंचे और फिर उसे पार करते हुए सामने नजर आ रही गैलरी के मुहाने की तरफ बढ़ गए। सबने गैलरी में प्रवेश किया और गैलरी पार करके वे पुनः एक छोटे से कमरे में जा पहुंचे और उसी गति से कमरे में से गुजरे। परंतु कमरे के बीच पहुंचते ही जैसे कयामत बरपी, एकाएक जैसे भूचाल सा उठा। दीवारों के बीच में से छेद चमके और वहां से नुकीले तीर निकल निकल कर उनकी तरफ लपके, जो कि उनके जिस्मों में प्रवेश हो जाने थे।
परंतु उन्होंने उठा रखा सामान ही उनकी जान बचाने का सबब बना। तीर थैलों में व अन्य सामान में जा लगे। कुछ धंसे रह गए, कुछ टकराकर नीचे गिर गए, परंतु एक तीर खजान चंद के गले में जा धंसा। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा और छाती के बल नीचे जा गिरा। वह मर चुका था। सब हक्के बक्के रह गए। एक तीर रघुवीर सैनी के कंधे से रगड़ लगाकर गया था। किस्मत से वह बच गया था। देवराज चौहान थापर की ओट में आ गया था, इसलिए कोई तीर उस तक नहीं पहुंच सका। अलबत्ता थापर के कंधे पर लटके थैले में 4 तीर धंस गए थे। सिर्फ एक ही बार तीरों की बौछार हुई थी, फिर सब कुछ थम गया था। सस्ते में छूटे। जगमोहन की नजर खजान चंद की लाश पर जा टिकी। ठीक कहते हो, ज्वाला ने व्याकुल स्वर में कहा। हमारे उठाए सामान ने हमें बचा लिया, वरना हमारे शरीर में कई तीरों ने घुसे होना था और फिर सब कुछ खत्म। वास्तव में हम तभी वहां रघुवीर सैनी की कराह गूंजी। सबने चौंक कर उसे देखा। उनकी आंखें फटती चली गई। रघुवीर सैनी का शरीर नीला पड़ता जा रहा था। तीर उसके कंधे से रगड़कर निकल गया था और स्पष्ट था कि तीर की नोकें जहर भरी थी। रघुवीर सैनी की आंखें हर बीतते पल के साथ फटती जा रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, होठ हिल रहे थे। वह कुछ कहना चाहता था, परंतु शब्द गले से बाहर नहीं आ रहे थे। फिर देखते ही देखते सामान सहित वह नीचे जा गिरा। ज्वाला ने दांत भींच लिए। जागेश कुमार सकते किसी हालत में खड़ा रह गया। सबकी निगाहें खजान चंद के शरीर की तरफ घूमी। उसका शरीर भी नीला पड़ चुका था। बहुत तेज जहर लगा रखा था तीरों की नोक पर। खरोंच भी लगे तो इंसान न बचे। कई पलों तक वहां मौत सा सन्नाटा छाया रहा। यह तो बहुत बुरा हुआ, जगमोहन के होठों से निकला। भगवान ही मालिक है सबका, थापर ने दबे स्वर में कहा। अगर मुझे आत्मा का आवाहन करना होता तो मैं साले जवाहर सिंह की आत्मा को बुलाकर उसकी इतनी ठोका पीटी करता कि साले की आत्मा को 7 जन्म होश न आता। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। तुम यह क्यों भूलते हो कि जवाहर सिंह के सब इंतजामों की देखभाल खुमान सिंह करता है। अगर खुमान सिंह इस तरफ ध्यान न देता तो ये सारे इंतजाम आज बेकार होते। थापर ने कड़वे स्वर में कहा। खुमान सिंह को भी देख लेंगे। जगमोहन गुर्राया। जोधा सिंह ने अपना सख्त चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सामानों के थैलों में से तीरों को सावधानी से निकालना, उनकी नोकें हाथ पर न लगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, वरना तीर लगने पर यही हाल होगा जो इन दोनों का हुआ है। थैलों में फंसे तीर सावधानी से निकालकर एक ओर फेंक दिए गए। ज्वाला अपने आदमियों की मौत के कारण क्रोध में था, परंतु उसका क्रोध सिर्फ आंखों और चेहरे तक ही सीमित होकर रह गया था। आखिर यहाँ अपना क्रोध दिखाता भी तो किसे। धर्मराज की हालत भी ज्वाला से जुदा नहीं थी, परंतु वह अपने पर कंट्रोल किए हुए था। अब क्या करना है? थापर ने देवराज चौहान को देखा। करना क्या है? देवराज चौहान की खतरनाक निगाह सामने नजर आ रही गैलरी पर जा टिकी। अब हमने कहीं भी रुकना नहीं है। यहाँ कदम कदम पर मौत बिछी है। उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी कदम पर सोचने की जरूरत नहीं। जो बचेगा वह मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लेगा। चलो आगे चलें। सबकी निगाहें एक बार फिर खजान चंद और रघुवीर सैनी की लाशों पर जा टिकी। फिर उनका सामान उठाया और वे सब आगे बढ़ गए। सबके चेहरों पर क्रोध चमक रहा था। वह क्रोध किसके प्रति था, यह बात शायद किसी को नहीं मालूम थी, परंतु अपने इरादे के प्रति वे दृढ़ थे। और अगली गैलरी पार करके कमरे में कदम रखा ही था। वह कदम देवराज चौहान का था कि तभी फर्श का एक बड़ा सा हिस्सा अपनी जगह से सरक गया। देवराज चौहान संभला, परंतु अचानक हुई इस घटना से वह संभल नहीं सका। उस गड्ढे में गिरा। इससे पहले कि पूरा गिर पाता, बन चुके गड्ढे के कोने उसने थाम लिए। वह गिरा तो नहीं, परंतु गड्ढे में लटक गया था। इस अचानक हुए हादसे से सब थम गए। गड्ढे के भीतर अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। जगमोहन तेजी से आगे बढ़ा और फर्श पर लेटकर अपना हाथ देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने उसका हाथ थामा और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगा, परंतु चिकनाई युक्त फर्श उसे इस कोशिश में कामयाब नहीं होने दे रहा था। तभी ज्वाला आगे बढ़ा। सावधानी से उसने देवराज चौहान का दूसरा हाथ थामा। दोनों हाथों के सहारे से देवराज चौहान बाहर निकल आया था।
इस बीच कोई कुछ नहीं बोला था। जोधा सिंह ने थैली में से टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी गड्ढे के बीच में डाली। फिर टॉर्च बंद करके सब पर निगाह मारकर गंभीर स्वर में कहा, गड्ढे में काले बहुत जहरीले बिच्छू हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने अपनी सांसों पर काबू पाया और दांत भींचकर कहा, चलो आओ, हमें रुकना नहीं है। सब फिर मौत के सफर पर थे। गड्ढे की बगल से घूमकर वह सामने नजर आ रही गैलरी की तरफ बढ़ गए। वह गैलरी काफी लंबी थी। जब खत्म होने को न आई तो उन्हें टॉर्च रोशन करनी पड़ी। बच गए। खुमान सिंह ने अपनी दाएं हथेली मुट्ठी की शक्ल में कुर्सी के हत्थे पर मारी और पागलों की तरह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। बच गए साले। जहरीले तीरों से भी बच गए और जहरीले बिच्छुओं के गड्ढे से भी बच गए। मोती दान करके आए थे भगवान के पास, तभी बच निकले, नहीं तो बच कैसे सकते थे। लोटन सिंह खामोशी से खुमान सिंह का धधकता चेहरा देखता रहा। लोटन सिंह। खुमान सिंह दहाड़ा, जी तुम खामोश क्यों हो? खुमान सिंह जैसे भूखा भेड़िया लग रहा था। जी मैं पूछो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? लोटन सिंह फौरन संभल कर बोला, अब हा 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 हा। खुमान सिंह वहशी ठहाका लगा उठा। अब मौत का तांडव होगा। पिताजी के तो सारे वारों से ये कुत्ते बच निकले, परंतु मेरे वार से नहीं बच सकेंगे। वह जो आपने गने फिट कर रखी हैं, उन्हीं के बारे में? हाँ, उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। उन गनों से निकलने वाली गोलियां एक एक को भून कर रख देगी। जल्दी ही इनकी लाशों को उठवाने का इंतजाम हमें करवाना पड़ेगा। खुमान सिंह के होठों से जहरीली फुफकार निकल रही थी। वह काला नाग लग रहा था। फिर तो जीत हमारी ही होगी। जीत? खुमान सिंह ठहाका लगा उठा। जीत तो हमारी ही थी, सरासर थी। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। खुमान सिंह आज तक कभी नहीं हारा और ना ही कभी हारेगा। देखो अब मैं कैसे भूनता हूं इन सबको। देखते रहो टीवी में। ऐसा सीन फिर नहीं मिलेगा देखने को। लोटन सिंह ने सिर हिलाते हुए निगाहें टीवी पर टिका दी। खुमान सिंह ठिठका, फिर आगे बढ़कर एक कोने में पड़े छोटे से टेबल के समीप पहुंचकर जेब से चाबी निकाली और टेबल की ड्रॉज का लॉक खोलकर उसमें से छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसा पीस निकाला और भागने के से अंदाज में पलटा और टीवी के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठकर अपनी मौत से भरी जहरीली निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिका दी। उसने दोनों हाथों से उस छोटे से रिमोट कंट्रोल को थाम रखा था और उस पर सफेद रंग का एक ही बटन लगा नजर आ रहा था। टीवी स्क्रीन में देवराज चौहान एंड पार्टी आगे बढ़ती स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी बातें टीवी स्पीकर के माध्यम से उनके कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। ये कब मरेंगे? एकाएक लोटन सिंह ने पूछा। कब? खुमान सिंह ने दांत पीसे। कब का क्या मतलब है? अभी मरेंगे, अभी के अभी, तुम्हारे देखते ही देखते। वे गने इस अंदाज में फिट हैं कि इनमें से एक कुत्ता भी जिंदा नहीं बचेगा। खुमान सिंह का जाल है, सब मरेंगे। एक भी जिंदा बच गया तो मेरे जाल बिछाने का क्या फायदा? मैंने जाल बिछाया ही इसलिए था कि अगर कोई बचकर यहाँ तक आ जाए तो हमारी लगाई गनों की जद से न बच सके। बिल्कुल बिल्कुल। लोटन सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। आपका इंतजाम तो किसी भी कीमत पर कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से एक भी नहीं बचेगा। खुमान सिंह की मौत की भूखी निगाह टीवी स्क्रीन पर जा अटकी थी। दोनों की निगाहें काफी देर तक टीवी पर ही अटकी रही। उन सबको वे स्क्रीन पर आगे बढ़ते देखते रहे। गैलरी में ही आगे बढ़ रहे थे वे सब। तीव्र प्रकाश वाली टॉर्च रोशन कर रखी थी उन्होंने। यह गैलरी तो बहुत लंबी है। लोटन सिंह ने खामोशी तोड़ी। लंबी? खुमान सिंह गुर्राया। मौत के रास्ते कभी कभी लंबे ही होते हैं लोटन। यह गैलरी नहीं, इनका अंतिम सफर है। गैलरी पार करते ही मौत इनके जिस्मों में धसी होगी। ये लोग कहाँ तक आ पहुंचे हैं? कहाँ तक? मेरा मतलब है आपकी दौलत से कितनी दूर हैं ये लोग? दूर कहाँ है, करीब हैं, बहुत ही करीब। गैलरी से निकलने के बाद सिर्फ 200 गज दूर, परंतु ये 10 गज भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं बढ़ने दूंगा तब ना। उसके बाद फिर वहां मौत से भरी चुप्पी छा गई। करीब 10 मिनट ऐसे ही बीते। फिर स्क्रीन पर सब गैलरी से बाहर निकलते नजर आए। खुमान सिंह की आंखों से दरिंदगी से भरी चमक नाची। उसके दाएं हाथ का अंगूठा
रिमोट कंट्रोल के बटन पर टिका। होठ वैसी अंदाज में जोरों से फड़फड़ा रहे थे। देखो लोटन, अब देखना, मरने जा रहे हैं सब। कैसे मरेंगे? खुमान सिंह के जाल में फंसकर हर कोई मर जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। तड़प तड़प कर मरेंगे सब। देखो देखो। लोटन सिंह की उत्सुकता भरी निगाहें स्क्रीन पर जा टिकी। देवराज चौहान एंड पार्टी गैलरी से निकलकर छोटे से कमरे में पहुंची। उसने ठिठक कर चैन की गहरी सांस ली। तभी देवराज चौहान का स्वर उनके कानों में पड़ा। वह सबसे कह रहा था, मेरे ख्याल से अब आधा रास्ता नहीं बचा, सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता था और मेरे ख्याल से हम लगभग इतना ही तय कर चुके हैं। हमें यहाँ रुकने की अपेक्षा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक कह रहे हो। ज्वाला ने फौरन अपना सिर हिलाया। कैसे बढ़ोगे आगे? मौत से खेलो, मौत से। अब तो इस कमरे से जिंदा बच भी नहीं सकोगे। खतरनाक स्वर में खुमान सिंह गुर्राया। फिर बोला, लोटन देखो, इनकी मौत को देखो, ध्यान से देखो। कहने के साथ ही खुमान के होठों से भेड़िए किसी गुर्राहट निकली और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। बहुत कुछ होना था। कई गनों की जद में आकर गोलियों से तड़पते सबके नीचे गिरे होने का सपना देख रहा था खुमान सिंह। अब तक तो एक ने भी जिंदा नहीं बचना था, परंतु कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक देखकर खुमान की दशा विक्षिप्तों की तरह हो गई। उसने पुनः बटन को पूरे जोर से दबाया। कोई फायदा न हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही रहा। देवराज चौहान एंड पार्टी स्क्रीन पर देखते ही देखते उस कमरे से आगे नजर आ रहे कच्चे से रास्ते पर बढ़ती चली गई थी। देखते ही देखते कमरा खाली हो गया था। यह क्या? लोटन सिंह के होठों से निकला। यह तो कुछ भी नहीं हुआ, वे सब निकल गए। खुमान सिंह का स्वर क्रोध की अधिकता से थर थर कांप रहा था। वह रिमोट कंट्रोल खराब हो गया है हरामजादा। 5 साल से इसे कभी चेक नहीं किया। मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी। इसे चेक करना चाहिए था। क्रोध में उबलते खुमान सिंह ने रिमोट कंट्रोल को कुर्सी के हत्थे पर रखा और पूरी शक्ति से उस पर हथेली दे मारी। रिमोट कंट्रोल के टुकड़े टुकड़े हो गए, परंतु हथेली तेजी के साथ लगने के कारण रिमोट कंट्रोल का बटन दब गया था। बटन के दबने की देर थी कि टीवी में फायरिंग की तेज आवाजें आने लगी। टीवी स्क्रीन पर देवराज चौहान एंड पार्टी नजर आ रही थी, जो कि इन फायरों की आवाजें सुनकर चौंकी, ठिठकी। सबकी प्रश्न भरी निगाह एक दूसरे पर थी। यह थापर के होठों से निकला। हमें मारने का इंतजाम था, जोधा सिंह ने शांत स्वर में कहा। फायरिंग की आवाजें उसी कमरे से आ रही हैं जहां हम चंद पलों के लिए खड़े हुए थे। अगर हम वहीं रुक जाते तो हम में से एक भी जिंदा नहीं बचता। फायरिंग बता रही है कि जैसे एक साथ कई गनों के मुंह खोल दिए हों। यह सब हमारी जान लेने के लिए था, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। परंतु सिस्टम पुराना हो जाने के कारण हरकत में देरी से आया, वरना हमारा बचना कठिन था। साला जवाहर सिंह, जगमोहन क्रूर स्वर में बुदबुदा उठा। जवाहर सिंह नहीं, खुमान सिंह, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। यह गनी जवाहर सिंह ने नहीं, खुमान सिंह ने फिट की है। जवाहर सिंह के जमाने में ऐसी गनों का इंतजाम नहीं हो सकता था। मौत का यह सिलसिला कब खत्म होगा? ज्वाला ने दांत भींचकर कहा। इसका मतलब खुमान सिंह को हमारी आमद के बारे में जानकारी है। इससे तो यही जाहिर होता है। खुमान सिंह पागलों की तरह टीवी स्क्रीन को घूरते हुए उन सबकी बातें सुन रहा था। उसका चेहरा दहक रहा था, जैसे मौत बरस रही थी उसकी आंखों से। अब इनको मारने का क्या इंतजाम है? पास खड़ा हक्का पक्का लोटन सिंह कह उठा। खुमान सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। वह उछलकर खड़ा हुआ और जोरदार चांटा उसके गाल पर मारा और क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। उल्लू के पट्टे, इतने इंतजाम तूने देख लिए, इतने सारे देखे, अभी भी और इंतजाम देखना चाहता है? मैंने टकसाल लगा रखी है इंतजामों की। अब कुछ नहीं बचा, हमें नीचे चलना होगा। नीचे? दौलत के पास। सामने जाकर इन्हें ढूंढना होगा और कुछ जंगजू भी साथ ले जाने पड़ेंगे। भाग कर जा और बन्ने शाह को खबर कर। इन हरामजादों में से एक को भी नहीं बचना चाहिए। जी, लोटन सिंह ने कहा और तुरंत वहां से बाहर निकल गया। खुमान सिंह के होठों से जैसे वहशी कराहें निकल रही थी। खुमान सिंह हाथी के समान क्रोध से भरे कदम उठाता फर्श पर बिछे कालीन को रौंदते आगे बढ़ा। उसका चेहरा पागलों जैसा हो रहा था।
तभी सामने से गजाला आई। पापा, क्या हुआ आपको? आप तो बहुत गुस्से में हैं, गजाला के होठों से निकला। खुमान सिंह ने गजाला को देखा। उसके होठों से गुर्राहट निकली, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। गजाला की हैरानी की कोई सीमा न रही। आज तक पापा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, परंतु आज गजाला की निगाहें उस कमरे की तरफ उठ गई जिसमें से खुमान सिंह को उसने बाहर निकलते देखा था। वह तेजी से उसी कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में प्रवेश करते ही वह ठिठकी, परंतु वहां उसे ऐसा कुछ भी नजर न आया जिससे कि खुमान सिंह के क्रोध के बारे में ज्ञान हो पाता। वहां सिर्फ टीवी चल रहा था। गजाला पलटकर बाहर जाने को हुई कि तभी उसकी निगाह टीवी स्क्रीन पर जा अटकी। गजाला की आंखें हैरत से फटती चली गई। टीवी स्क्रीन पर जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे। देवराज चौहान, जगमोहन, जोधा सिंह, ज्वाला, धर्मराज थापर, अन्य एक और। जो भी हो, थापर को वहां स्क्रीन पर देखकर गजाला चौंकी थी। काफी देर तक गजाला ठगी सी खड़ी की खड़ी रह गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह जगह कौन सी है, वे लोग कहां पर हैं और टीवी स्क्रीन पर कैसे नजर आ रहे हैं। तभी उसे खुमान सिंह का ध्यान आया। उसके चेहरे पर बिछा क्रोध उसकी आंखों के सामने नाचा। वह फौरन पलटी और भागने के से अंदाज में कमरे से दौड़ती हुई बाहर निकल गई। कुछ ही देर में जैसे तैसे 2 मिनट में ही उसने खुमान सिंह को तलाश कर लिया। वह एक कमरे में था। लोटन सिंह, बन्ने शाह और 5 अन्य आदमी वहां मौजूद थे। सबके हाथों में खतरनाक गनें थी। खुमान सिंह गुर्राता हुआ घायल शेर की तरह कमरे में टहल रहा था। बन्ने शाह ने अपनी गन कंधे पर लटका रखी थी और अन्य 5 की आंखों पर वह इस तरह पट्टियां बांध रहा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई न दे सके। यह सब देखकर गजाला हैरान सी हो गई। यह सब क्या हो रहा है पापा? गजाला के होठों से निकला। खुमान सिंह ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ हो। पापा, खुमान सिंह को कुछ न कहते पाकर गजाला उलझन में पड़ गई। बात क्या है पापा? आज तो आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आखिर पता तो चले कि बात क्या है। यह सब क्या हो रहा है? मंगोलिया के कुछ कुत्ते जो कभी हमारे टुकड़ों पर पलते थे, आज बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारी दौलत को लूटने आ पहुंचे हैं। दौलत के करीब पहुंचने जा रहे हैं। हमारी दौलत? गजाला चौंकी। हाँ, हमारी अरबों की दौलत। खुमान सिंह दहाड़ा। तुम नहीं जानती, कभी मौका नहीं मिला बताने का और ना ही मुनासिब वक्त आया था कि मैं तुम्हें दौलत के बारे में बताता। ओह! गजाला की समझ में जैसे कुछ बात आई। खुमान सिंह के होठों से पुनः कुत्ते की सी गुर्राहट निकली। लेकिन वह अरबों की दौलत है कहाँ? गजाला ने पूछा। है, वह सुरक्षित थी और अभी भी सुरक्षित है। खुमान सिंह ने दांत किटकिटाकर कहा। सबके सामने मैं दौलत का जिक्र करना ठीक नहीं समझता, लेकिन ये हरामी जिंदा नहीं बचेंगे। मैं एक एक को भून कर रख दूंगा। खुमान सिंह ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। मैं? अब आप सब कहाँ जा रहे हैं? उसी जगह जहाँ दौलत है और लुटेरे उसे लूटने आ पहुंचे हैं। और आप इनकी आंखों पर इसलिए पट्टी बांध रहे हैं कि ये सब वहां तक जाने का रास्ता न जान सके। मैंने ठीक कहा ना पापा? गजाला ने स्थिर लहजे में कहा। हाँ, यही बात है, यही बात है। खुमान सिंह ने हवा में हाथ लहराया। तभी बन्ने शाह सबकी आंखों पर पट्टियां बांधकर पलटा। लोटन सिंह, बन्ने शाह की आंखों पर भी सख्ती से पट्टी बांधो। लोटन बन्ने शाह की आंखों पर पट्टी बांधने में व्यस्त हो गया। बन्ने शाह ने ना तो कोई ऐतराज उठाया और ना ही ऐसी कोई उसकी इच्छा थी। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, गजाला ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम? हाँ, इस मुद्दे में मुझे दखल देने का पूरा हक है। आपकी इजाजत की भी जरूरत नहीं समझती मैं। ठीक है, खुमान सिंह ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। गन साथ ले लो। गजाला ने आगे बढ़कर गन उठा ली। पापा, मुझे भी आंखों पर पट्टी बंधवानी पड़ेगी? गजाला ने पूछा। नहीं, लोटन सिंह ने बन्ने शाह की आंखों पर पट्टी बांध दी। गजाला, लोटन सिंह की आंखों पर पट्टी बांधो। मेरी आंखों पर? लोटन के होठों से निकला। हाँ, खुमान सिंह गुर्राया। गजाला, पट्टी उठाकर बांधो इसकी आंखों पर। गजाला पट्टी उठाकर लोटन की तरफ बढ़ी। लोटन सिंह की आंखों में अपमान के चिन्ह चमके और खुमान सिंह के प्रति मन में घृणा। तमाम जिंदगी उसने खुमान सिंह की बात आंखें बंद करके मानी थी।
दिल से सेवा की थी, और आज जब खुमान सिंह को यह साबित करने का वक्त आया कि वह उसकी सेवा से खुश है और उसकी फितरत पर भरोसा करता है, तो खुमान सिंह यह सब करने की अपेक्षा उसकी आंखों पर पट्टी बंधवा रहा था। यह था उसकी तमाम उम्र की सेवा का फल। उसके प्रति अविश्वास। गजाला ने लोटन सिंह की आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी। तुम सब आपस में एक दूसरे का हाथ थाम लो, खुमान सिंह ने आदेश दिया। सबने ऐसा ही किया। गजाला, इनका हाथ पकड़ो और मेरे पीछे आओ, जल्दी करो, वक्त कम है, खुमान सिंह ने बेसब्री से कहा। देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। आने वाले हर खतरे के प्रति सजग वे सब आगे बढ़ते जा रहे थे, परंतु कोई भी खतरा नहीं आया। मन ही मन सब पीछे चलने वाली गोलियों के बारे में सोचकर कांप रहे थे कि अगर कुछ क्षण पहले फायरिंग हो गई होती तो वे सब वहीं पर मरे पड़े होते। भगवान का शुक्र था कि किसी भी कारणवश सही फायरिंग बाद में हुई। फिर जब वह रास्ता समाप्त हुआ तो पहले कमरों की तरह ही सामने वैसा ही कमरा आया। हर एक ने सावधानी से कमरे में पांव रखे, परंतु किसी भी प्रकार का खतरा नहीं आया। सब ठीक रहा, परंतु देवराज चौहान और जोधा सिंह की आंखें सिकुड़ चुकी थी। अन्य सबने मामला समझा तो उनके चेहरे पर भी उलझन के भाव आ गए थे। आगे जाने का रास्ता बंद था। यह क्या, आगे जाने का रास्ता नहीं है? जागेश कुमार ने सामान नीचे रखते हुए कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने जोधा सिंह को देखा। तुम तो इस रास्ते को कई बार इस्तेमाल कर चुके हो। देवराज चौहान की बात का मतलब समझकर जोधा सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, जोधा सिंह आगे बढ़ा। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यहाँ। जोधा सिंह ने दीवार के एक हिस्से को थपथपाया। यहाँ है रास्ता, जो कि इस समय बंद है। सबने ध्यानपूर्वक देखा। वहां रास्ता क्या, दीवार थी। यहाँ तो रास्ते का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। थापर बोला। दीवार नुमा दरवाजा होगा, जगमोहन ने गंभीरता से कहा। ओह, जोधा सिंह ने पलटकर सबको देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। हम खुमान सिंह की दौलत तक आ पहुंचे हैं। इस रास्ते के आगे खुमान सिंह की दौलत है। 40 अरब की? जगमोहन के होठों से निकला। जोधा सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। कह नहीं सकता कितने अरब की, परंतु दौलत इतनी होगी कि हिसाब लगाना कठिन हो जाएगा। जोधा सिंह की बात सुनकर जगमोहन खुशी से ठहाका लगा उठा। थापर भी हंसा। ज्वाला और धर्मराज की आंखों में तीव्र चमक उभरी, परंतु देवराज चौहान तो उस जगह को देख रहा था जहां जोधा सिंह ने रास्ता होने के बारे में कहा था। तभी जागेश कुमार ज्वाला के पास पहुंचा। अरबों की दौलत है? जागेश कुमार का स्वर धीमा था। हाँ, ज्वाला ने उसे देखकर सुकून से जवाब दिया। तुम्हें भी मिलेगा, फिक्र मत करो। जागेश कुमार की माछी खिल गई। हमें आगे बढ़ने के लिए, दौलत तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना है। यह दीवार नुमा दरवाजा कैसे हटाना है, इस बारे में सोचो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इस समय हम ऐसी जगह पर फंसे पड़े हैं कि इस काम के लिए हर कोई औजार मुहैया भी नहीं कर सकता। हाथ पर हाथ रखने से तो कुछ नहीं होगा, धर्मराज बोला। रास्ता तो हमें कोई न कोई निकालना ही पड़ेगा। तो सोचो, इस दीवार के रूप में दरवाजे को कैसे तोड़कर हटाया जाए। जोधा सिंह बोला। टक्करे मारकर तो यह काम हो नहीं सकता, जगमोहन ने चिंतित लहजे में कहा। तभी जागेश कुमार के होठों से निकला। औजार है मेरे पास। सब आशा भरी निगाहों से उसे देखने लगे। जागेश कुमार जल्दी से अपने बैग की तरफ बढ़ा और उसका मुंह खोलकर उसमें पड़ा सामान निकालने लगा। फिर थैले में से उसने 2 मीडियम साइज की हथौड़ियां निकाली। हालांकि वह दीवार नुमा दरवाजे को तोड़ने के लिए पर्याप्त हथियार तो नहीं था, परंतु हालात को देखते हुए इस समय वह छोटी हथौड़ियां किसी डायनामाइट से कम नहीं थी। ज्वाला और जगमोहन फौरन आगे बढ़े और दोनों ने एक एक हथौड़ी थाम ली। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका, फिर आगे बढ़कर हथौड़ी के वार दीवार के उस हिस्से पर करने लगे जहां जोधा सिंह ने रास्ता होने के बारे में कहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।